अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने ये लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम आगे जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से हमने आज स्टार्ट करना है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली मैनेजिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स टू मैक्सिमाइज लॉयल्टी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है कस्टमर के मतलब, कस्टमर की प्रेफरेंस के मतलब, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग के मतलब और इस तरह की यानी कस्टमर के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी रेलेवेंट, हम उनको कलेक्ट करते हैं। किस लिए कलेक्ट करते हैं? ताकि हम लोग कस्टमर के टच पॉइंट्स को देख सकें, ठीक है, और अल्टीमेटली हम कस्टमर की लॉयल्टी को मैक्सिमाइज कर सकें। कस्टमर टच पॉइंट से क्या मुराद है? कस्टमर टच पॉइंट से मुराद हर वो ओकेजन, हर वो जगह, हर वो मौका जिस पे आपका कस्टमर जो है वो आपके ब्रांड के साथ या प्रोडक्ट के साथ जब इनकाउंटर करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है, कोई उसका आमना सामना होता है, तो ऐसी जो हमारे पास है जो ओकेजन है या ऐसा मौका, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट। अब नीचे एग्जांपल दिए कि एक कोई होटल है, होटल के लिए कस्टमर के टच पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? उसकी रिजर्वेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन करके रिजर्वेशन करवाता है अपनी कि जी मुझे फ़लाँ दिन की बुकिंग चाहिए मुझे, या फ़लाँ जो कोई फ़ोन करके बुकिंग करवा रहा है, चाहे कोई वैसे जा के बुकिंग करवा रहा है कि जी मेरे किसी गेस्ट ने आना है तो वो यहाँ पे आकर ठहरेगा। उसके अलावा चेक इन से मुराद है कि जब किसी होटल के अंदर जब कोई बंदा आता है रहने के लिए, तो जब वो कमरा किराए पे ले लेता है उसको चेक इन कहते हैं। चेकआउट बोलते हैं जब वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है जी। जितने मौके चेक इन है, चेकआउट है, फ्रीक्वेंट स्टे प्रोग्राम, यह एक डिफरेंट किस्म के ऑफर्स है कि अगर आप ज़्यादा हमारे पास रहेंगे तो तब आपको हम क्या ऑफ़र करेंगे। रूम सर्विस है, रूम सर्विस से मुराद होता है कि जी आपके जो कमरे के अंदर सफाई वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं वो आते हैं, कमरे की सफाई वगैरह करते हैं, बेड शीट्स चेंज करते हैं, वो रूम सर्विस उनको बोलते हैं। बिजनेस सर्विसेज के जो आपने अगर रूम लेने के साथ साथ आपने कोई मीटिंग रूम भी आपको चाहिए, ठीक है, तो वो बिज़नेस सर्विस के अंदर आ जाएगी। हो सकता है आप किसी दूसरे शहर में गए हैं रहने के लिए, तो वहाँ पे आपने की मीटिंग करनी है किसी से, तो वहाँ पे वो एक मीटिंग हॉल बने होते हैं, ठीक है, मीटिंग हॉल भी आपको जो है वो मिल सकता है। जिम बने होते हैं आपके होटल्स के अंदर, लॉन्ड्री की सर्विसेज होती हैं, कपड़े वगैरह धोने के, रेस्टोरेंट्स होते हैं यानी खाने का, और बार्स होते हैं अगर किसी ने कोई जो है कोई ड्रिंक्स वगैरह किसी ने अगर लेनी है, तो ये डिफरेंट, इससे ज़्यादा इससे के अलावा भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म के जो टच पॉइंट हैं एक होटल के हो सकते हैं। इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट जो है टच पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आगे लिखा है कि जी कस्टमर टच पॉइंट्स जो हैं वो उसके सोर्सेज लिखे हैं वहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अब इसमें कि कस्टमर टच पॉइंट का हमें पहले क्यों पता होना चाहिए? ताकि हमें कस्टमर हमें जान ले, हम कस्टमर को जान लें, कस्टमर हमें पसंद करे, कस्टमर हम हमारे पे एतमाद करे, ट्राई करे, हमें चीज़ को रेगुलरली परचेज़ करे, और रेगुलरली परचेज़ करने के बाद दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने कोलीग्स को रेफ़र करे कि फ़लाँ ब्रांड यूज़ करो, फ़लाँ ब्रांड अच्छा है, ठीक है। इन सब रीज़न्स के लिए हमें जो है कस्टमर टच पॉइंट्स का पता होना चाहिए, कस्टमर टच पॉइंट्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए हमें। अच्छा, कस्टमर टच पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले एक होटल का बताया, फ़ोन है, कस्टमर अगर कोई कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है या कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है या कोई भी चीज़ को क्यूरी है, कोई कंप्लेन है, ठीक है, फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन भी कस्टमर का टच पॉइंट्स हो सकता है। मीडिया, ठीक है, आप जो है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर आपके ब्रांड का अगर एडवर्टीजमेंट चलती है आपकी, ठीक है, या आपके ब्रांड के बारे में कोई खबर आती है, ठीक है, तो वो आपके कस्टमर के टच पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपकी डायरेक्ट सेलिंग आ जाती है, जिसमें आपके पम्फलेट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, वो सारे भी कस्टमर के टच पॉइंट्स हैं। इवेंट्स हैं, जैसे कोई खाने पीने वाला इवेंट है, पीने वाले इवेंट पे आपने स्पॉन्सर कर दिया उनको। जैसे यहाँ पे अभी पिछले दिनों वो हुआ था, फूड गाला हुआ था यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स ने आके, ZFC ने और बाकी ने आके अपने जो है वो करवाए थे, अपने स्टॉल लगाए थे। इवेंट्स पे आपकी इंटरेक्शन हुई उनके साथ। इंटरनेट, सोशल मीडिया पे पेजेस होते हैं, ग्रुप्स बनाए होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स ने अपने डिफरेंट कम्युनिटी क्लब्स बनाए होते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे भी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो सकती है। आपका जो स्टाफ है, आपका सेल्स का हो गया या दूसरा स्टाफ हो गया, आपका डिलीवरी का हो गया, वो भी आपके ब्रांड के हवाले से एक पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज बिल्ड कर सकता है कस्टमर के सामने, वो भी कस्टमर टच पॉइंट्स में आएंगे। रेफरल्स या सोशल ग्रुप आ जाते हैं उसमें, कम्युनिटी क्लब जिसे मैं पहले बता रहा था। अब एक बाइक है हार्ले डेविडसन, उन्होंने सोशल ग्रुप बनाए हुए हैं कि जो 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 हमारे
प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जो हमारे बाइक्स यूज़ करते हैं, उन बाइक्स के यूज़र्स का सबका एक उन्होंने एक वो बेसिकली एक बाइक है, जिस तरह वो माचो किस्म के लोग होते हैं वो उनके इस्तेमाल वाली बाइक है, क्योंकि वो उनकी बैठने उनके फ्रॉम टाइम टू टाइम उनकी बैठ के अरेंज करते हैं, वापस में गपशप करते हैं चीज़ों के हवाले से, इवेंट्स के हवाले से। ठीक है, हमारा जो शॉप है, हमारा ऑफिस है, स्टोर है, वो भी हमारे कस्टमर के टच पॉइंट में आएगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो ईजी टू एक्सेस है या नहीं है। बिलिंग और इन्वाइसिंग आ जाती है, बिल बनते हैं हमारे, जो इन्वाइसेस बनती हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी हमारे कंपनी का नाम लिखा है नहीं लिखा, रेट कैसे हैं, चीज़ों की डिटेल कैसी है, बिल कंफ्यूजिंग तो नहीं है, ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें कस्टमर टच पॉइंट में आती हैं, हमें इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग, ये आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। ये बेसिकली आपके कोई भी दो कस्टमर्स हैं, वो आप ये नहीं कर सकते कि दोनों बिल्कुल सेम है, किसी ना किसी लेवल पर जाके उनके प्रेफरेंस में, उनकी लाइकिंग में, डिसलाइकिंग में, उनके में फ़र्क आ जाएगा, किसी की परचेजिंग पावर में जो है ना फ़र्क आ सकता है दूसरे के हिसाब से। ठीक है, आपकी जो पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग है कि इंडिविजुअल लेवल पे जाके आप एक इनफरादी सतह पे जाके आप कस्टमर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, आप उसकी जो है डिमांड को देखते हैं, आप उसको चीज़ें डिलीवर करते हैं, उसके प्रेफरेंस को देखते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग। इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर दैट ब्रांड एंड मार्केटिंग आर एज रेलिवेंट एज पॉसिबल टू कस्टमर, कि आपके कस्टमर से एज रेलिवेंट एज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, आप इनफरादी सतह पर जाके जितने भी कस्टमर हैं, ठीक है, उनकी जो मैक्सिमम आप अपने दायरा कार में, अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अब कस्टमर की जितनी रेलिवेंस अपनी मार्केटिंग के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, वो आप लोग उसको लाजमी करें, ताकि कस्टमर की जो लाइकिंग है, प्रेफरेंस है, उसको देखा जाए। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा कि डोमिनो एक ब्रांड है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डोमिनो का हवाला दिया था। डोमिनो हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल्ड योर ओन पिज़्ज़ा फीचर। ये जो है ना उनका एक पहले आया था प्लान कि आप जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पिज़्ज़ा तैयार कर लें। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कैसे करेंगे? अगर तो ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आप वहाँ पे जाएँ, आप देखेंगे चीज़ आपने नॉर्मल रेगुलर लगानी है या एक्स्ट्रा लगानी है। ठीक है, आपने ऊपर जो गोश्त यूज़ करना है, जो मीट यूज़ करना है, मीट कम रखना है या ज़्यादा रखना है, आपने शिमला मिर्च जो है वो उसकी क्या क्वांटिटी रखनी है, वगैरह वगैरह। आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा को जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे एक एक चिकन टिक्का का फ्लेवर जो है ना वो है ओरिजिनली पिज़्ज़ा का, लेकिन एक है कि स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ लोग हो सकता है उनको चीज़ कम पसंद हो, कुछ को हो सकता है चीज़ ज़्यादा पसंद हो, कुछ को हो सकता है गोश्त ज़्यादा पसंद हो, कुछ को हो सकता है उसकी जो क्रस्ट है वो कहते हैं क्रस्ट उसकी सख्त होनी चाहिए, दूसरा कहते हैं क्रस्ट उसकी जो है ना वो क्रिस्पी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। आप अपने हिसाब से वहाँ पे जाके उनको बता के जी ऐसी 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 चीज़ें आपने तैयार करनी है। यह है क्या उन्होंने क्या किया कि कस्टमर अपनी ज़रूरत, अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक चीज़ को तैयार कर सके। ये आगे उसी के डोमिनो के जो है ना वो उन्होंने बताया हुआ है। डोमिनो के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, पिज़्ज़ा के अलावा भी है। अभी देखें, चूज़ योर साइड से मुराद है कि ये पास्ता है। पास्ता आपने किस किस्म का आपने जो है ना वो चाहिए आपको, एल्बो मैक्रोनी चाहिए, आपको दूसरी मैक्रोनी चाहिए, पता नहीं कौन कौन सी होती है, फीमेल को ज़्यादा पता है, मुझे तो ज़्यादा नहीं आइडिया। मतलब कि मैक्रोनी भी कई डिफरेंट किस्म की जो है ना शेप्स होती हैं उनकी। ठीक है, किस किस्म की शेप चाहिए, उसके अंदर जो है ना आपने कौन सी, आपने स्पाइसी रखना है, आपने नॉर्मल रखना है आपने, या कम स्पाइसी रखना है आपने। कोल्ड ड्रिंक आप अपनी मर्ज़ी से, जो डिप्स हैं, जो सॉसेस साथ में यूज़ होनी है पिज़्ज़ा के या बाकी चीज़ों के, आप सॉस अपनी मर्ज़ी से उस पैकेज के अंदर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें है परमिशन मार्केटिंग वर्सेस इंटरप्शन मार्केटिंग। ठीक है, इंटरप्शन मार्केटिंग ये जो आपकी जो पुरानी मार्केटिंग का तरीकाकार है, बल्कि अभी भी चल रहा है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। वो पहले सिर्फ यही तरीका था कि आप क्या करते थे, टीवी पे जी ऐड चला रहे हो, सबके लिए ऐड चल रहा है। ठीक है, पहले तो बल्कि पीटीवी होता था, चाहे वो अब घर की खवातीन है उन्होंने भी पीटीवी देखना होता था ड्रामे के टाइम, अगर कोई घर में अब्बा जी हैं उन्होंने भी खबरों के टाइम खबरें देखनी होती थी, और जो है बच्चे हैं उन्होंने कार्टून का टाइम कार्टून देखना होता था, वगैरह वगैरह। अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेवेंट लोग हैं तो उन्होंने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम देखने होते थे। बात करने का मकसद है कि पहले सब कुछ टीवी पे चलता था, या रेडियो ऐड, यानी कुछ चल रहे हैं तो सब लोग इकट्ठे सुन रहे हैं। प्रिंट ऐड थे आपके, वो अखबार में सब लोग अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो मास लेवल की मार्केटिंग होती थी, चाहे वो अखबार के ज़रिए है, चाहे वो टेली मार्केटिंग के ज़रिए है, वगैरह। ठीक है, लेकिन ये अब वो क्या था कि जी अब बगैर परमिशन के अब एक प्रोडक्ट मेरे से रेलिवेंट नहीं है, उसका ऐड देख के मैं आवाज़ आ रही हूँ ना मैंने उसका। ठीक है, अगर मैं कोई जो है वो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो माजूर लोगों के लिए है, ठीक है, कोई व्हील चेयर है या कोई ऐसी चीज़ है, वो मेरे से रेलिवेंट नहीं है, उसका ऐड मैंने क्या करना है देख के। ठीक है, ये पुरानी अप्रोच थी। नई अप्रोच है वो परमिशन मार्केटिंग।
आप क्या कहते हैं कि जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है हम उन्हीं की तरफ जाते हैं, उन्हीं से हम लोग जो है ना अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो क्या क्या तरीकाकार हैं, एक SEO, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये होती है बेसिकली कि आप देखते हैं कि कौन सा कस्टमर किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ तो सोशल मीडिया पे मिसाल के तौर पे अगर मैं खाने पीने वाली वीडियोस या पेजेस मैंने ज़्यादा लाइक किए हुए तो मुझे जो एडवर्टीजमेंट्स नज़र आएंगी वो उन चीज़ों को मुतालिक ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर मैं ज़्यादा देखता हूँ आमतौर पे अपने कोई कपड़ों के हवाले से देखता हूँ तो मुझे जो एडवर्टीजमेंट नज़र आएंगी ज़्यादा उस साइडों पे, आप लोगों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, आपको उन्हीं चीज़ों कपड़ों के मतलब ही आपको जो है ना एड्स नज़र आएंगे। जो चीज़ें जिस तरह के पेजेस आपने लाइक किए हुए हैं उसी तरह के आपको ऐड नज़र आते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग है, ब्लॉग जो है वो कस्टमर अपनी मर्ज़ी से पढ़ता है, वो धक्के से नहीं आपके सामने आता। अब एक कोई बंदा जो है वो ब्लॉग पढ़ रहा है, यानी कि आर्टिकल ऑनलाइन कोई पढ़ रहा है, वो टूरिज़्म के हवाले से पढ़ रहा है, तो वहाँ पे उसको जो एडवर्टीज़मेंट नज़र आएगी उसको एडवर्टीज़मेंट टूरिज़्म के सर्विसेज के हवाले से नज़र आएगी। सोशल मीडिया का जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ऑप्ट इन ईमेल, उसमें यह है कि जी एक ईमेल आती है, ठीक है, अब उसमें लिखा होता है जी ऐड है, आपकी मर्ज़ी हो तो आप उसको पढ़ लें, मर्ज़ी हो तो आप उसको नहीं पढ़ें, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो ज़बरदस्ती खोल के सामने नहीं आ जाएगी। ऑनलाइन वीडियो है, अच्छा अब इसमें यह है कि जैसे अब यूट्यूब पे अगर आप कुछ स्पोर्ट्स का रेलिवेंट कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें जो आमतौर पे जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं वो स्पोर्ट्स रेलिवेंट ही आती हैं। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल मशीनरी की कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो देख रहे हैं आप, उसमें कोई ऐड नज़र आएगी तो इंडस्ट्री के मतलब की आपको जो है ना वो ऐड उसमें नज़र आएगी। ठीक है, ये आपकी परमिशन मार्केटिंग में चीज़ें आ जाती हैं। ये बेसिकली किस लिए है कि जो मुतलका कस्टमर है उस मुतलका कस्टमर को ही जो है ना हम अपनी ब्रांड को प्रमोट करें, ना कि हम लोग जो है हर दूसरे बंदे को जो है ना हम अपनी वो ब्रांड को प्रमोट करते रहें और अपनी एनर्जी को और अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करते रहें। अच्छा, डिफेक्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है कि जब हमें छोड़ के चला जाता है उसको बोलते हैं डिफेक्शन। आप अपने ब्रांड की डिफेक्शन कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं कि कस्टमर आपके ब्रांड को छोड़ के ना जाए, वो रिटेन रहे आपके पास। उसके लिए है कि जी आपने सबसे पहले तो डिफेक्शन रेट को मैयर करना है और डिफाइन करना है कि आपके नज़दीक डिफेक्शन से क्या मुराद है। आपके नज़दीक डिफेक्शन से कस्टमर तब छोड़ के जाएगा जब वो 1 महीने में आपसे चीज़ परचेज़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपको छोड़ कर चला गया, या 2 महीने में आपसे चीज़ नहीं परचेज़ कर रहा इसका मतलब है वो आपको छोड़ के चला गया। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। FMCGs जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि हम लोग रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, उनका जो है जो टाइम पीरियड है वो कम होता है, यानी कस्टमर उनके जल्दी आपसे दोबारा परचेज़ करता है। लेकिन अगर कोई गाड़ियाँ परचेज़ करनी है तो गाड़ियाँ परचेज़ करने वाला हो सकता है कोई 3 साल बाद, 4 साल बाद आपसे परचेज़ करे, या आपकी जो सर्विसेज हैं वो, क्योंकि वो इतनी जो उसकी अपग्रेडेशन है वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती, इसलिए डिफेक्शन रेट जो है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आपने अपनी प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से आपने डिफेक्शन रेट को, डिफेक्शन टाइम को आपने मैयर डिफाइन करना, बाद मैयर करना है आपने कि कितने लोग जो हैं वो आपको छोड़ के जा रहे हैं या जा सकते हैं। डिस्टिंग्विश द कॉज ऑफ कस्टमर अट्रिशन, अट्रिशन बोलते हैं ख़राब हो जाना, छोड़ जाना, उसका भी यही मतलब है, मल्टीपल मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको कस्टमर के ख़राब होने के तनाजुर में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग रीज़न देखें कि क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कस्टमर हमें छोड़ के जा रहा है, वो रीज़न तलाश करें, और उनमें से ऐसी कितनी रीज़न्स हैं जिनको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं और सक्सेसफुली एड्रेस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं हम उनको। ठीक है, और कंपेयर द लॉस्ट कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू टू कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द डिफेक्शन रेट। आपने ये भी देखना है कि आपने अगर कस्टमर एक नाराज़ है, उस कस्टमर को राज़ी करने के लिए आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। कस्टमर को फॉर एग्जांपल कहता है जी मुझे वो गाड़ी पसंद नहीं आई, ठीक है, तो आप उसको एक जगह गाड़ी चेंज कर देंगे आप उसको, ठीक है, लेकिन आपने इसको ये कंपेयर करना है कि क्या इस कस्टमर की इतनी वर्थ है कि हमें जो है एक हम गाड़ी इसके चेंज करने पे जो खर्चा कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें इससे ज़्यादा ये हमें रेवेन्यू जनरेट करवाएगा। अगर तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू उसके इस जो रिटेंशन कॉस्ट से, डिफेक्शन रेट की कम करने की कॉस्ट से उसका फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा है, फिर तो हम कस्टमर के ऊपर मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि नहीं जी ये मुस्तकबिल में जो है ना हम इस पे पैसा लगाएंगे तो उतना हमें रिटर्न नहीं मिलना है इससे, तो ये हमारा वो नहीं आएगा, इसके ऊपर हमें मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमने
लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो 3 तरह के आपके कस्टमर थे, हाईली प्रॉफिटेबल, मिक्स्ड बैग और लूजिंग कस्टमर। आपके जो लूजिंग कस्टमर है ना, उनके ऊपर आपको मज़ीद खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको छोड़ के जा भी रहे हैं तो उनको जाने दो, ठीक है। लेकिन जो ऐसे बंदे जो हाईली प्रॉफिटेबल हैं, जो कि आपको मुस्तकबिल में जिनका ग्रोथ रेट ज़्यादा, जिनका ग्रोथ ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वो उनको आप अपने आप से दूर ना होने दें उनको, ठीक है, उनको अपने साथ बना के रखें आप। ओके, अब ये है रिटेंशन डायनामिक्स के आपने कस्टमर को कैसे जो है वो अपने साथ लगा के कैसे रखना है, आपने उसको अपने साथ बना के कैसे रखना है आपने उसको। अब इसके डिफरेंट फेजेस हैं इसके। अब ये मार्केटिंग फनल है, ये फनल आप लोग समझते हैं जैसे वो जब वो तेल वगैरह डालने के लिए या एक होते हैं ना, वो एक चीज़ होती है जिसके ऊपर से उसका मुंह खुला होता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके जब वो एक जैसे हम पेट्रोल की टैंकी जो टैंकी है बाइक की, या उसके अंदर हम लोग डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक फनल जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग उर्दू में उसके लिए पता है, आई डोंट नो क्या वर्ड है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। लेकिन ऊपर से उसका मुंह खुला होता है, नीचे जाकर उसका मुंह तंग हो जाता है, ताकि किसी एक स्पेसिफिक जगह में हम लोग उसको, जहाँ पे हम उस की आउटपुट चाह रहे हैं वहाँ पे आउटपुट उसकी मिल जाए। अच्छा, अब ये स्टार्ट होती है लेफ़्ट साइड से और जाती है राइट साइड पे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, ठीक है। टारगेट मार्केट कौन सी से मुराद कि आपने, जैसे मैंने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग बताया था, कि आपने किस तरह के सेगमेंट को, किस तरह के कस्टमर को टारगेट करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी ये चीज़ प्लान कर ली। उसके बाद अवेयरनेस जनरेट करनी है, यानी कि कस्टमर जो है, अब ये नीचे जो जितनी भी ये लाइन लिखी है, सारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। आई हैव हर्ड ऑफ द ब्रांड। कस्टमर को पहले पता होना चाहिए यार, फलां एक ब्रांड है, फलां एक खाने पीने का होटल है, फलां एक फर्नीचर का ब्रांड है, फलां एक टिशू का ब्रांड है, फलां एक एयर फ्रेशनर का ब्रांड है, ठीक है। ठीक है, कंपनी को आपके ब्रांड का पता होना चाहिए। उसके बाद ओपन टू ट्रायल, कि वो उसको कहते हैं चलो ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करने की विलिंगनेस होनी चाहिए उसके अंदर। आई एम ओपन टू ट्राइंग द ब्रांड बट हैव नॉट डन सो, कि मैं यार ये ब्रांड चलो नया ट्राई करना चाहिए, मैंने अभी तक किया नहीं लेकिन करना चाहिए हमें। पहले ये कि ओपननेस होनी चाहिए उसके अंदर, विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ यार मुझे ये नई चीज़ ना ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद है ट्रायर, ठीक है। ये नहीं ट्रायर, ये वो वाले कस्टमर की वो वाली फेज़ है जो ट्राई करते हैं और रिजेक्ट नहीं करते आपको ब्रांड को, ट्राई करते हैं और लेकिन लाइक करते हैं। हमने सिर्फ चेक करने के लिए ट्राई किया और रिजेक्ट नहीं किया। अब लिखा है आई हैव ट्राइड द ब्रांड एंड वुड यूज़ अगेन बट हैव नॉट डन सो इन द पास्ट 3 मंथ। ये 3 मंथ तो वैसे एक अंदाज़न लिखा हुआ है, 3 मंथ से कम या ज़्यादा भी हो सकता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से। लोग कहते हैं यार मैंने ये ब्रांड ट्राई किया, अच्छा ब्रांड है, दोबारा फिर कभी ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ये पहले ट्राई किया हुआ है। अब ये ओपन टू ट्रायल की अगली स्टेज आ गई, ये सारी स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं। अब ट्राई करने के बाद आ जाता है रीसेंट यूज़र। रिसेंट यूज़र से मुराद ये है यार पिछले कुछ टाइम में मैंने इसको ना यूज़ किया था, पहले तो सिर्फ ट्राई किया था चेक करने के लिए, अब ट्राई किया है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता हम अगली स्टेज पे हम इसको रेगुलरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। रिसेंट यूज़र, ये मैंने जो ना ब्रांड यूज़ किया था जो है ना, लेकिन मैंने ना पिछले समय को इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया, लेकिन किया मैंने ज़रूर है। अब ये ट्रायल से अगली स्टेज आ गई है। नेक्स्ट आ जाती है रेगुलर यूज़र, कि मैं इस प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा। यार ये प्रोडक्ट जो है ना मैं तकरीबन हर हफ्ते परचेज़ करता हूँ या हर हफ्ते मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब ये है रेगुलरली इसको प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद मोस्ट ऑफन यूज़, कि मैं जो है ना 6 ब्रांड मैं यूज़ करता हूँ मिसाल के तौर पे शैम्पू के, ठीक है। पहले ये था, लेकिन अब क्या है कि जी उस 6 जो बॉटल्स मैं परचेज़ करता हूँ, 6 में से 4 जो है ना मैं पैंटीन लेता हूँ, 2 जो है ना मैं दूसरी लेता हूँ। यानी कि मोस्टली मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, पैंटीन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी 6 बॉटल्स मैं परचेज़ कर रहा हूँ, लेकिन उस 6 में से 4 मैं पैंटीन लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद है लॉयल्टी, यानी कि ये एक बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है कस्टमर की, कस्टमर कमिटेड हो जाता है ब्रांड के साथ। ओके, आई ऑलवेज यूज़ सर्टन ब्रांड, कि मैं हमेशा फलां ब्रांड यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर वो अवेलेबल हो ना तो मैंने वही ब्रांड यूज़ करना है। ये सारे का सारा एक फ़नल है, ये एक प्रोसेस है जिससे कस्टमर टारगेट मार्केट से आप उसको स्टार्ट करते हैं, फिर उसको अवेयर करते हैं, उसको ट्रायल के लिए ओपन करते हैं, फिर वो ट्राई करता है, फिर उसको वो इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिर रेगुलरली यूज़ हो जाता है, फिर वो अक्सर औकात आपके ब्रांड को यूज़ करता है और एट द एंड वो सिर्फ आपके ही ब्रांड को यूज़ करता है, ठीक है।
ओके, लॉयल्टी बिल्ड कैसे करने की, लॉयल्टी बिल्ड करने के जो ना डिफरेंट तरीकाकार हैं इसमें। इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स है कि सबसे पहले भाई कस्टमर के साथ इंटरेक्शन लाजमी रखनी है। अगर आप चाहते हैं ना कस्टमर लॉयल रहे आपके साथ, इंटरेक्शन लाजमी रखनी है आपने कस्टमर के साथ। इंटरेक्शन से अब तो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस मार्केट के अंदर हैं तो फिर आप डिफरेंट बिजनेस एग्जीबिशंस पे अपने कस्टमर को मिल सकते हैं, आप फ़ोन पे उससे रब्ता रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट के अंदर हैं, ठीक है, ये बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर्स में हमने इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना जाके डिटेल से। अगर आप ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो कि कंज्यूमर मार्केट के इस्तेमाल की हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आप टीवी के ज़रिए कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस के ज़रिए, टेली मार्केटिंग के ज़रिए। डिफरेंट तरीकाकार है कि आप कस्टमर को महसूस होते रहें, कस्टमर को मिलते रहें, कस्टमर को याद आते रहें आप, ठीक है। डेवलपिंग लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम से मुराद कि ऐसी ऑफर्स हैं जिससे आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाए, ठीक है, ऐसे ही इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम इसकी एग्जांपल है कि जी आप जितना ज़्यादा हमसे चीज़ों को परचेज़ करेंगे उतना आपके लिए को फ़ायदा। जैसे फॉर एग्जांपल जी आप एक महीने के अंदर 10 बार अगर हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे एक महीने के अंदर, तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में शामिल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप उस लकी ड्रॉ में आप बाइक जीत सकते हैं, मोटर बाइक जीत सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि कुछ जितनी ज़्यादा बार आपके पास आ रहा है उतने उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे उसके, ठीक है। इसके बाद क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम है, जैसा कहते हैं कि जी आप हमारे जो मेंबरशिप कार्ड ले लें हमारे ब्रांड का। डिफरेंट जो फास्ट फूड वाले वो करते हैं कि जी वैसे तो जो है ना वो 1,000 रुपये का हम पिज़्ज़ा सेल करते हैं, लेकिन आप क्योंकि हमारे एक मेंबर आपके पास कार्ड है हमारा ब्रांड का, तो आपको हम जो है 800 रुपये का दे देंगे या 700 रुपये का दे देंगे जी। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को जब चीज़ सस्ती मिल रही है तो लॉयल हो जाएगा आपके साथ। क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल टाइज, ये आमतौर पे तब होता है जब बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केट, यानी कि जो कस्टमर है वो भी बिजनेसमैन है और जो आपका जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो तो ऑलरेडी एक बिज़नेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं धागा बेचता हूँ, किसको बेचता हूँ, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री को। अब जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है वो इटसेल्फ भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन मेरे लिए तो वो कस्टमर है, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि हम आपस में इंस्टीट्यूशनल टाइज बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जी पहले एक पुरानी अप्रोच ये थी कि मैं धागा बना रहा हूँ, ये बगैर देखे कि किस तरह के धागे की आगे मार्केट में ज़रूरत है या कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, ये इसका प्रॉपर एनालिसिस किए बगैर ही अगर मैं बना रहा हूँ तो इसके बेहतर यह है कि मैं अपना जो कस्टमर है, जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, मैं उससे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कमिटमेंट करके रखूँ कि भाई आप जो है ना ये मेरा बंदा है, ये आपके पास जो है ना हर हफ्ते बाद या आपसे 1.5 हफ्ते बाद आपके पास आ जाया करेगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपने उसको बता देनी करनी है, जब आपको चीज़ आपके पास ख़त्म होने से पहले पहुंच जाया करेगी, ठीक है। हाई ये आमतौर पे क्यों किया जाता है, ताकि आपकी जो कैपिटल कॉस्ट होती है बड़े लेवल की, वो बड़े खर्चे होते हैं, उनको कम किया जा सके और सर्च कॉस्ट को कम किया जा सके। विन बैक, ऐसे कस्टमर जो आपको छोड़ के चले गए हैं उनको अपने साथ लगाएं। जैसे आप लोग वो देखते हैं सिम लगाओ ऑफर आती है कि जी आपने फलां सिम इतनी देर से अगर इस्तेमाल नहीं की, ठीक है, तो इसको लगाओ तो इतने एमबी इतने फलां चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। अब ये क्या कि जो कस्टमर आपको छोड़ के चले गए हुए हैं, ठीक है, उनको वापस आप इस तरह की ऑफर से आप उनको जो है अपनी तरफ लेके आ सकते हैं उनको, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे आज क्लोज़ हो गया और इसको जो है वो अगेन मैं फिर कहूँगा कि आप लोगों ने बुक्स से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेक्चर में भी मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ ज़रा सादी ज़ुबान में आप तक पहुँचा सकूँ ताकि आप लोग उसको समझ सकें। कोई आप मार्केटिंग समझने का ना, वैसे तो हर चीज़ समझने का यही कुलिया, लेकिन मार्केटिंग को स्पेसिफिकली समझने का जो सबसे ईजी टू अंडरस्टैंड जो तरीका है ना वो यही है कि आप चीज़ों को अपने इर्द गिर्द अप्लाई करें। आप रोज़ मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में जाकर डिफरेंट शॉप्स को देखते हैं, आप लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग देखो कि इसकी जो एग्जांपल आपके इर्द गिर्द में कोई, चाहे कोई किराने वाला है, चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई बड़ा ब्रांड है, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको उन चीज़ों में इनकी एप्लीकेशन नज़र आनी चाहिए। एप्लीकेशन नहीं नज़र आ रही तो आप उसको अप्लाई करें, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें आप इसको। जब आप इस एंगल से चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको चीज़ें ईजीली समझ आ जाएंगी, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों।